पांचवे का राहुल को कॉल कर लो, ज्वाइन करवा दो राहुल। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। Compensation for loss or damage caused by breach of contract. When a contract has been broken, the party who suffers by breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained by reason of the contract. ठीक है, ओके, पढ़ो पूरा, Reason of the breach. पूरा पढ़ो। नेक्स्ट जो है क्लॉज। Yes, sir. Compensation for failure to discharge obligation resembling those created by contract. When an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default, as if such person had contracted to discharge it and had broken his contract. Explanation. In estimating the loss or damage arising from a breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance of the contract must be taken into account. अब ये क्या बोल रहा है पर्टिकुलर सेक्शन, ये कंपेंसेशन की बात करेंगे 73 और 74 कि कंपेंसेशन कैसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, राहुल इज हियर। he is joining this tool. Yes. तो सेक्शन 73 क्या बताना चाह रहा है कि कंपेंसेशन कैसे डिफाइंड होगी या कंपेंसेशन डिसाइड करने का क्या तरीका होगा जब पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। ब्रीच का मतलब, ब्रीच भी दो तरीके के होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच होता है तो उसके दो मोड हो गए। एंटीसिपेटरी मतलब, एंटीसिपेशन का मतलब कि हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं, तो क्या डैमेजेस होंगे। और दूसरी बात एक्चुअल ब्रीच, जो दोनों पार्टीज नहीं चाहती बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, इंटरवेनिंग स्टांसेस आ जाते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, ब्रीच हो जाता है। तो ब्रीच भी दो तरह की है और डैमेजेस, इन केस के डैमेज में, ठीक है, वही डैमेजेस देंगे जो नेचुरली यूज करे जाएंगे या फिर अरोज होंगे कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए, या तो पार्टीज को पता होगा कि ये डैमेजेस आने वाले हैं। फिर से बता रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच जब होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रेक होता है, दो तरह के ब्रीच है, एक तो एंटीसिपेटरी ब्रीच और दूसरा एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं, मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, डेट से पहले ही मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं। यानी अगर 14 जून का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसको 13 जून, 12 जून, 11 जून डेट आने से पहले ही ब्रीच कर रहा हूँ। एंटीसिपेटरी, मुझे पता लग रहा है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं या फिर मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पहले ही ब्रीच हो जाए, उसको हम एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एंटीसिपेशन का इंग्लिश वर्ड और लीगल वर्ड ये होता है कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कुछ चीज। जैसे एंटीसिपेटरी बेल होती है, बेल में क्या होता है, जब हम बेल लेने जाते हैं, हमें पता है हम अरेस्ट होने वाले, तो हम पहले ही से ही बेल लेके रख लेते हैं, और जब अरेस्ट होने वाला तो हम बेल के पेपर दिखा देते हैं, हमारा अरेस्ट नहीं होता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, हमें पता होता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पहले ही ब्रीच कर देता हूँ, उसे हम एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं। दूसरे तरह का ब्रीच होता है जो एक्चुअल ब्रीच होता है। एक्चुअल ब्रीच का मतलब कि मुझे नहीं पता बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस उस दिन ऐसे आ गए जिस दिन हमें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रीच हो गया। तो कंपेंसेशन बताई गई है, डैमेजेस बताए गए हैं कि कौन से डैमेजेस देने पड़ेंगे ऐसे ही ब्रीच के केस में। पहला डैमेज लिखा हुआ है जो नेचुरली अरोज हो जाए, ठीक है। दूसरा डैमेज लिखा हुआ है जो पार्टीज को पता लगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही पता हो कि ऐसे डैमेजेस आएंगे।
उन पर्टिकुलर डैमेजेस और लॉस और इंजरी के लिए कंपनसेशन देना पड़ता है। अब डैमेजेस भी बहुत तरह के हैं, जैसे कि लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो पार्टीज को पता होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय कि ये डैमेजेस आएंगे ही आएंगे, और वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो इतना अमाउंट देना पड़ेगा ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अनलिक्विडेड डैमेजेस ऐसे डैमेजेस होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते, बट फॉर इतने हैवी डैमेजेस होते हैं जो कोर्ट डिसाइड करता है। जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, बट उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, हमें नहीं पता कि एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है, हमारा सामान कितना डैमेज हुआ है, हमारा ट्रांसपोर्ट कितना डैमेज होता है, ये कौन डिसाइड करता है? कोर्ट डिसाइड करता है। उसको हम बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है। तीसरा तरह का डैमेज होता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस ऐसे डैमेजेस होते हैं जो कि हैवी डैमेजेस नहीं होते, इतने इजी डैमेजेस होते हैं जिसमें पार्टी उन डैमेजेस को इग्नोर कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट आगे कंक्लूड कर देती है। ठीक है। चौथा तरीका का डैमेज होता है विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस, कोर्ट ऐसे डैमेजेस समाज में एग्जाम्पल एक सेट बार इसकी करने के लिए। स्पेलिंग लिख दो। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस मतलब, एज द नेम सजेस्ट, एग्जेम्पलरी का मतलब एग्जाम्पल सेट करने के लिए कोर्ट ऐसे डैमेज देता है, और विंडिक्टिव मतलब, विंडिक्टिव का मतलब होता है एक तरह का रिवेंज डैमेजेस। जैसे क्रिमिनल लॉ में एक थ्योरी है, डेटरेंट थ्योरी, आई फॉर एन आई, मतलब अगर मर्डर किया है तो आपको भी फांसी दी जाएगी। तो मतलब जैसे डैमेजेस हुए हैं वैसे ही सामने वालों को सीख देने के लिए, एक दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए ऐसे डैमेजेस क्लेम करवाए जाते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट ये बोल दे कि अगर आप इस तारीख को कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते तो आपको 200% पेनल्टी के फॉर्म में पैसे भरने पड़ेंगे। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था कि गैस लीक हो गई थी, और गैस लीक होने के बाद जो पर्टिकुलर कंपनी थी, जो इंग्लैंड की कंपनी थी, कोर्ट ने उनको एग्जेम्पलरी डैमेजेस देने को कहा था। जितनी भी जनता थी, एग्जेम्पलरी डैमेजेस मतलब आप जनता का इलाज भी करवाए, उनका सारा मुआवजा भी दो, और उनका जो जो नुकसान हुआ है वो भी भरो। तो ऐसी तरह की पेनल्टीज देना कोर्ट के द्वारा, इनको हम बोलते हैं एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। तो ये 4 तरह के डैमेज है जो सेक्शन 73 और 74 बात कर रहे हैं। ठीक है। 5वां तरह का डैमेज है जो एक नर्वस शॉक का डैमेज होता है। नर्वस शॉक मतलब कोर्ट आपकी सफरिंग्स के लिए आपको डैमेजेस भी प्रोवाइड दे सकता है। सफरिंग्स क्या? मेंटल पेन के लिए और एग्नी के लिए भी, यानी जिस माहौल से और जिस नर्वस शॉक से आप गुजरे उसके लिए भी कोर्ट डैमेज प्रोवाइड करता है, बट वो सेक्शन 73 74 नहीं बताते हैं। ठीक है। बट इंग्लैंड में और यूएस में ऐसे डैमेजेस दिए जाते हैं, इंडिया में ऐसे डैमेजेस नहीं दिए जाते। आपने टॉट में पढ़ा होगा नर्वस शॉक, मुझे नहीं पता पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट मेंटल सफरिंग के लिए भी कोर्ट डैमेज देता है कि आपने जो पेन और सफरिंग सही, उसके लिए भी कोर्ट आपको डैमेज देता ही देता है। तो सेक्शन 73 बोल रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है तो ऑफकोर्स डैमेज देने पड़ेंगे। तो जो पार्टीज ने डिसाइड किया था कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर कि जो उनको पता थे डैमेजेस, उसकी कंपेंसेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। सेक्शन 73 का फर्स्ट क्लॉज तो यही बोलता है। नेचुरली अरोज लिखा हुआ है कि मतलब जो हमें पता है कि ऐसे डैमेजेस आएंगे, और दूसरा विच द पार्टीज न्यू लिखा है, मतलब पार्टी को पता है ऐसे डैमेजेस आएंगे, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखेगी वो डैमेजेस उनको देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि डैमेज होने के बाद आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, तो वो 500 रुपए देने ही पड़ेंगे जब डैमेज होगा, यानी ब्रीच होगा जब। ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरा है कि अगर डैमेजेस नहीं देती सामने वाली पार्टी, यानी कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन, मतलब कि कंपनसेशन उसको तब भी देनी पड़ेगी जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करती, और अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की ना करने की वजह से कोई थर्ड पार्टी को भी कोई डैमेज होता है, वो भी सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट किया
जैसे हार्डले वर्सेस बेक्सेंडे का केस था, और क्या था, शाफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इस डेट पे वो शाफ्ट देना, वो शाफ्ट दे नहीं पाता, इससे मशीन चल नहीं पाती, मशीन चल नहीं पाती तो वो आगे के गुड्स बेच नहीं पाता। तो यहाँ पे किसका नुकसान हो रहा है, जिसके पास शाफ्ट नहीं पहुंचा उसका, और थर्ड पार्टी जिसको गुड्स बनाकर देने उस वो भी, उसका भी नुकसान हो रहा है। तो वो पार्टी एक तो हमको कंपेंसेट करेगी जो शाफ्ट नहीं पहुंचा पाई, और वो थर्ड पार्टी को भी कंपेंसेट दे पाएगी क्योंकि उसी शाफ्ट से गुड्स बनने थे। ठीक है, तो थर्ड पार्टी डैमेजेस, ठीक है, और जो नॉर्मल एरोज होते हैं यानी जो नेचुरली एरोज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस, और जो पार्टी को पता है डैमेजेस, ये सारे डैमेजेस 73 सेक्शन से क्लेम कराए जा सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ लेना, जो इलस्ट्रेशंस मैंने आपको बताए ये सेम इलस्ट्रेशन वैसे ही है। ठीक है, बहुत सारे फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दो। फर्स्ट पैराग्राफ कौन से वाला? 73 सेक्शन। When a contract has been broken, ये कह रहे हो? यस देखो, सर सेक्शन 73। when a contract has been broken, ये कह रहे हो ना आप, यही वाला पैराग्राफ ना? The party who suffers a breach is entitled to receive. जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है यानी ब्रीच होता है, तो जो पार्टी सफर करती है उसको क्या मिलेगा? डैमेज मिलेगा उस पार्टी से जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, या फिर उसको ऐसा कंपेंसेशन मिलेगा जो नेचुरली अरोज होता है यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में। ये यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स क्या है? जो पार्टी को क्या है, फॉर एग्जांपल कल को ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और माल नहीं पहुंचता, उससे मेरे को डैमेज हो गया पार्टी का, तो वो पार्टी कंपेंसेट करेगी उसको। और दूसरा तरह का डैमेज जो पार्टी इसको पता है कि ऐसा डैमेज होगा ही होगा, वो भी सामने वाली पार्टी उस पार्टी से कंपेंसेट करवा सकती है। ठीक है, सच कंपेंसेशन इज नॉट टू गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस, यानी वो कंपेंसेशन कोई रिमोट लॉस के लिए नहीं दी जाएगी। अभी रिमोट लॉस क्या होता है आपने टॉट में पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे डैमेज और ऐसा लॉस जो मैं कंटेम्पलेट नहीं कर सकता था अपने माइंड में, जैसे कि एक केस था इसके ऊपर, गवर्नमेंट का ही केस था। गवर्नमेंट की गलती की वजह से ट्रेन में आग लग जाती है। आग से क्या होता है, ट्रेन में आग लगी तो गवर्नमेंट तो लायबल है, लेकिन वो आग हवा से बाकी के दूर बस्तियों तक पहुंच गई, तो उसके लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं है, क्योंकि वो रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस है। मतलब ऐसे लॉस जो हम कंटेम्पलेट कर ले अपने दिमाग में, उसके लिए हम कंपेंसेशन कर लेंगे, लेकिन ऐसे लॉस जो बाय चांस हो जाए, बाय एक्सीडेंट हो जाए और हम कंटेम्पलेट नहीं कर सकते, उन लॉस के लिए हम लायबल नहीं। ठीक है, अब इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लेना आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 74 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन इसके बहुत सारे हैं, कोई इलस्ट्रेशन में अगर आप लोगों को डाउट होता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी और मेरे से आप पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेशन इसके छोड़ने नहीं है आप लोगों को, ये बता दिया मैंने। सेम वही वाली बात है कि लॉसेस के केस में कैसे कंपेंसेट होगा। ठीक है, तो वही इलस्ट्रेशन इसके बता रहे थे। 74 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक बार पढ़ लो। अंजलि, स्टार्ट रीडिंग सेक्शन 74। Section 74, compensation for breach of contract where penalty is stipulated for. When a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in case of such breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party complaining of breach of entitled, whether or not actual damage or loss is provided to have been caused thereby, to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named, or as the case may be, the penalty stipulated for. Explanation. A stipulation for seized interest from the date of default may be a stipulation by way of penalty. बस तीनों पढ़ूं? नहीं, बस रुक जाओ, अभी इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ऑफ कोर्स मैंने आपको 73 में बताया था कि आपको ब्रीच में जब भी कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा या टर्मिनेट होगा, आपको पैसे भरने पड़ेंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये बताया था। यानी
कॉन्ट्रैक्ट बनते समय पार्टीज ना डिसाइड कर लेती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी ने तोड़ा या टर्मिनेट करवाया तो इतने उनको डैमेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, 73 ये बताता था हमने। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो वो डैमेजेस सामने वाली पार्टी जिसने ब्रीच किया है वो डैमेजेस पे करते हैं। बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें पेनल्टी लिखी दी जाती है डैमेजेस के अलावा। अब पेनल्टी क्या है? पेनल्टी एक ऐसा हैवी अमाउंट है जो सामने वाली पार्टी देने से कतराती है। ठीक है, आपने देखा होगा पेनल्टी कई बार लग जाती है, जैसे क्रिकेट में पेनल्टी नहीं होती, जैसे कोई गलती कर देता है उसे पेनल्टी स्कोर देना पड़ता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एक पेनल्टी होती है। पेनल्टी एक हैवी चीज होती है जो एक्सेसिव अमाउंट होती है। मतलब जैसे कि 500 रुपए तक का एक अमाउंट डाल दिया, वो तो एक नॉर्मल सा डैमेज होगा। बट कहीं पेनल्टी दे दी कि अगर इस डेट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो आप पे इंटरेस्ट चढ़ता जाएगा, 24 का, 25 का, 26 का, 50% इंटरेस्ट लगेगा। तो वो क्या होती है? वो पेनल्टी होती है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी लिखी है तो सामने वाली पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा उसको वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या वो रीजनेबल पेनल्टी है? तो पेनल्टी कैसे डिसाइड होगी? कितना अमाउंट देना पड़ेगा, कितने इंटरेस्ट में देना पड़ेगा, ये सेक्शन 74 बता रहा है। अब इसका वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इफ अ सम इज नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कि इतना सम देना है, यानी इतना अमाउंट देना है इन केस ऑफ, जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। ठीक है, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कि कोई अदर स्टिपुलेशन देना है बाय वे ऑफ पेनल्टी। मतलब या तो अमाउंट लिखा होगा कि इतना पैसा भर दोगे कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, या फिर उसमें पेनल्टी मेंशन होगी। ठीक है, तो जो पार्टी कंप्लेंट कर रही है, जिसका ब्रीच हुआ है, whether or not actual damage or loss is to be proved, ये मैटर नहीं करता कि डैमेज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बट सामने वाली पार्टी से वो कंपनसेशन मांग लेगी। डैमेज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बट वो अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए उस अमाउंट से जो लिखा हुआ अमाउंट है, या फिर पेनल्टी से वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। पेनल्टी का क्या मतलब है बता रखा है। पेनल्टी का ये मतलब है कि इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां दिया हो उसका मतलब पेनल्टी है, उसका मतलब पेनल्टी है। ठीक है, क्या बता रहा है 74? या तो ब्रीच के टाइम पर दो चीजें लिखी होगी, या तो बोलेगी कि ये अमाउंट पे कर दो, या फिर ये बोलेगा ये पेनल्टी भर दो। ठीक है, तो जितना अमाउंट लिखा हुआ उससे ज्यादा नहीं मांग सकते। और अगर पेनल्टी लिखी है और वो वे ऑफ इंटरेस्ट है, यानी उस पर इंटरेस्ट लगाया हो, तो वो पेनल्टी है। और वो पेनल्टी कितनी देनी है ना, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो कोर्ट कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट उसका यही मतलब। अब एक्सेप्शन क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शन अगर आप इसका आगे पढ़ते हैं कि जो गवर्नमेंट के बेल बॉन्ड होते हैं ना, जो गवर्नमेंट कोई करती है काम, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और गवर्नमेंट को हम लिख दे कि गवर्नमेंट ने अगर ब्रीच किया तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो वो एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट पेनल्टी नहीं भरेगी। तो स्टैच्यूटरी अथॉरिटी के पास एक पावर है कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी हो गया और गवर्नमेंट को इतनी पेनल्टी चुकानी है, तो एक गवर्नमेंट ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पेनल्टी नहीं देनी, उनको बस एक नॉमिनल अमाउंट देना। अब देखो, जैसे कि इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं इसका। ए कॉन्ट्रैक्ट बी टू पे ₹1000, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ आता है कि तुम्हें ₹1000 पे करने हैं, अगर नहीं कर पाए तो तुम फिर 500 रुपए दोगे उस दिन पे। ए पैसे नहीं दे पाता और वो 500 रुपए भर देता है। अब ये माना जाता है कि बी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग ₹1000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ₹1000 का क्या बताया था मैंने आपको कि एक सम अगर लिखा हो तो वो सम सामने वाली को पार्टी को देना पड़ता है ब्रीच के केस में। अभी बताया था मैंने, ये पेनल्टी नहीं है। आप देखो 74 क्या बताते हैं? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज ब्रोकन, जो सम नेम्ड है कॉन्ट्रैक्ट में वो पेड करना पड़ेगा ब्रीच के केस में। लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ऊपर, लिखा नहीं लिखा? और नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड, यानी यहाँ पे ₹1000 लिखा है
तो 1000 रुपए को उसको पे करने पड़ेंगे ब्रीच के केस में, 1000 रुपए से ज्यादा नहीं पे करने पड़ेंगे। अभी पेनल्टी की बात नहीं हो रही है, ये अमाउंट लिखा हुआ है। पेनल्टी कैसे डिसाइड होती है? पेनल्टी अगर कोई इंटरेस्ट लग रहा है उस अमाउंट पे, वैसे डिसाइड होती है। कैसे डिसाइड होती है? एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ, अ स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट मे बी अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब क्या होता है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1000 रुपए पे लगा देते तो वो पेनल्टी होती, बट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाया तो ये 1000 रुपए तक का उसको अमाउंट देना पड़ सकता है। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। दूसरा केस है, A contracts with B that if A practice a surgeon within Calcutta, he will get 5000. अब A ने कलकत्ता में ही सर्जन की तरह प्रैक्टिस किया। अब 5000 का अमाउंट लिखा हुआ है, तो 5000 से ज्यादा नहीं जा सकता अमाउंट। अगर ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट तो 5000 का ही अमाउंट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में 500 रुपए लिखा हुआ है तो 500 का ही अमाउंट देना पड़ेगा। अब डी क्वेश्चन एक्सेप्शन है। अंजलि आता हूँ, डी देखो जरा। A gives B a bond for the repayment of 1000 रुपए with interest at 12%। ये 1000 रुपए का अमाउंट देने का बोल रहा है और 1000 रुपए नहीं देता तो 12% का इंटरेस्ट लगा देगा हर 6 मंथ्स पे। अब ये एक तरह की पेनल्टी है। ये क्या है? ये एक तरह की पेनल्टी है। और ऐसी तरीके की पेनल्टी कौन डिसाइड करेगा? इट इज द कोर्ट टू डिसाइड कि 1000 रुपए के बाद भी 12% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट डिसाइड। यस एंडी। सर पेनल्टी में तो वो इंटरेस्ट जो होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी, बट सर अमाउंट टू बी पेड जो लिखा है यहाँ पे, ब्रीच होगा जब कॉन्ट्रैक्ट, तो अमाउंट जो उसमें उसने दिया है, जैसे 1000 रुपए दिए तो वो पूरे 1000 रुपए उसको देने होंगे। हाँ, 1000 रुपए देने पड़ेंगे। यस, यही बोला हुआ है। देखो सेक्शन की स्टार्टिंग कैसे हो रही है? कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड ऑफ, मतलब कंपेंसेशन देना पड़ेगा जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये एक तरह की पेनल्टी भी है। ठीक है, तो मतलब कंपनसेशन में जो डैमेज हुआ है वो देना होगा ना, या फिर वो जो तो देना पड़ता अमाउंट है, उसने वो दिया तो देना ही पड़ रहा है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी भी लिख देते हैं कि आपको डैमेज तो देना ही है, बट कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो पेनल्टी का क्लॉज भी डाल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि डैमेजेस के साथ पेनल्टी भी भरो। तो सर मतलब कि अगर ए ने बी को 1000 रुपए दिए और फिर वो ब्रीच कर देता है तो वो कंपनसेशन तो उससे लेगा ही, और वो साथ में चाहे तो उसे पेनल्टी ले सकता है और पेनल्टी हाँ डिसाइड करेगी कोर्ट की कितना देना है। हाँ, बट ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होनी चाहिए क्योंकि वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर लिखा हुआ है, यानी पेनल्टी लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है इट इज मेंशन्ड। अब 74 वैसे तो पढ़ा होगा आपने नॉर्मल सेमेस्टर में, बट 74 का रियल मीनिंग यहाँ पे आपको पता लगा कि ये है स्टिपुलेटेड का मतलब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आपसे ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, क्वेश्चन बना के दे देंगे और ये पूछा जाएगा कि इसमें पेनल्टी दी जाएगी या फिर नॉमिनल अमाउंट दिया जाएगा। तो पेनल्टी कैसे डिसाइड करोगे? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, कोई ऐसा अमाउंट हो रहा है तो वो पेनल्टी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है और एक्सेसिव अमाउंट नहीं है तो वो नॉर्मल सम है, वो वैसे ही पे करना पड़ेगा। और पेनल्टी अगर दे रखी है तो वो हाई पेनल्टी है तो वो कोर्ट डिसाइड कर रहा है उसको भी कि कितनी पेनल्टी देनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? 2 घंटे से ऊपर की हो गई अब क्लास। ठीक है, अब मैं भी थक गया हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, आप लोगों को भी बोलूंगा आप पढ़ लो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है, कुछ नहीं है। अब जो 75 है वही बता रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता तो पेनल्टी के बाद भी कोई डैमेज हो तो वो भी पार्टी कंपेंसेट कर सकती है। मतलब वहां पे तो पेनल्टी और नॉर्मल डैमेजेस की बात कर रहे हैं, इनके अलावा कोई ऐसा डैमेज है जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो वो भी वो क्या कर सकती है, उससे कमिट करके वापस ले सकती है डैमेज। सेक्शन 75 यही बताता है। ठीक है, बहुत इजी है सेक्शन 75, वैसे रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा मैं संडे को, संडे से पहले देने की कोशिश करूंगा। 1 घंटा बैठकर घड़ी के साथ लगा के उन क्वेश्चंस को कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरा हो गया है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त। एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं आप लोगों के, मेरे को बता दो एक बार। हो रहा है कब हो रहे हैं? 20 तारीख को।
20 तारीख को खत्म हो रहे हैं, ठीक है ओके। मेरे को बता देना, ठीक है, कि 20 तारीख से पहले पहले तो आप लोगों को दे दूंगा मैं क्वेश्चन जो भी देने कॉन्टेक्ट लाओगे, ठीक है। उसके बाद इन केस अगर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो पहले बता देना, अगर नहीं पढ़ना तो भी बता देना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस तो आपको मतलब करना ही है, उसके लिए कोई छूट नहीं है, क्वेश्चंस दूंगा, परफॉर्म करनी है आपको। उसके आंसर्स अपलोड कर दूंगा, कल से नहीं आप होगी आंसर्स क्लास? कर लेना, आंसर्स अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। यस, क्या बोल रहे हो अंजलि? आंसर्स भी दोगे सर? हाँ, आप पहले क्वेश्चंस कर लेना, आपको दूंगा मैं 1-2 दिन का टाइम, 2-3 दिन का टाइम, एग्जाम चल रहे हैं तो और टाइम दे देता हूँ आपको, ठीक है। और जब आपके क्वेश्चन सारे हो जाए मेरे को बता देना, आंसर अपलोड कर दूंगा, आंसर मैच कर लेना, ठीक है। यस अंजलि, क्या पूछ एंड रहे हैं? सर कल से क्लास नहीं होगी फिर? नहीं, कल से हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, देखो पूरा हो गया, ठीक है। एक एक सेक्शन ऑलमोस्ट हमने कर ही लिया, अब एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो आप सर लोगों फिर के। अब बाकी दिन क्या करना है? नहीं, आप लोगों को दूंगा ना, मैं टेस्ट दूंगा, टेस्ट दोगे। देखो 75 तक हमने कर लिया है, अब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करो। थ्योरी एक टाइम तक ठीक है, बट आप क्या करोगे, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे थ्योरी भी जीरो है। आप जीरो हो जब तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, आखिर में पेपर ही तो देना है पढ़कर। एंड आई होप सो ये आप लोगों को समझ आएगा, तभी आपका फीडबैक मांगा है मैंने इसलिए, ठीक है। फीडबैक आपका तभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइदर यू कैन व्हाट्सएप मी इन द ग्रुप और पर्सनली। एक चीज और बोले थी हाँ सर, एक बार आप हमारी मतलब हमारे पेरेंट्स के साथ मीटिंग कर सकते हो ताकि उनको भी हमारा फीडबैक मिले कि हमने कैसा रिस्पॉन्स दिया है। हाँ, आप लोग फीडबैक दे दो, मैं ले लूंगा, ऐसी जूम मीटिंग शेड्यूल कर लेना कोई, और मैं बात कर लूंगा, अगर बात फिर करवानी जब तो। आप फ्री हो तो आप बता देना। हाँ ठीक है, मैं फ्री हूँ, और आप ऐसा करो, क्या बोलते हैं, अगर किसी को लग रहा है जूम मीटिंग नहीं करनी है तो मेरे से कॉल पे बात करवा दें, ठीक है, ऐसे भी करवा देना, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू, कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है, आप लोगों के डिस्कशन पे ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है। मैं आपको नहीं बोलूंगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, जो ज्यादा सेक्शंस है, वो थोड़ा पिक करो, बस यही सजेशन दे सकता हूँ। अब एक हफ्ते तो एग्जाम ही दोगे ना, एग्जाम से थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लो पहले, कंटिन्यूस चीजें नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। फिर जो भी हमें अगर स्टार्ट करना होगा 20 के बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। नहीं क्लियर होगा तब भी कोई चीजें रह जाती है तो यू कैन व्हाट्सएप में, ठीक है। अब थोड़ा मैं ड्रेन फील कर रहा हूँ, एंड आई होप सो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड ऑल दीज थिंग्स इन द प्रोविजन इटसेल्फ, and I'm going to step in your shoes and I have just show you the right path. Now it's your time to do all the questions and perform them. Okay. And I wish you best of luck, all of you, best wishes for the questions. And your one subject is prepared, and you can perform from all angles in the judicial examination as far as contract is concerned. Okay. Okay. I miss you ओके all सर, of you. थैंक यू सर। Thank you all. I miss you all of you, and I hope so we'll be getting back soon. Okay. And bye bye students. We can have the chat on the WhatsApp please. Okay, Rahul, Dipanshu, Anjali, Sakshi, we can concluding this class. ठीक है सर। Yes, sir. Thank you. Okay, thank you all. Thank you. Best wishes. Best of luck for your exams. Okay, सर okay. Yes. सर आवाज नहीं आ रही मेरे को। हेलो, आपने जो आवाज नहीं आ रही राहुल। आ रही है राहुल? राहुल की आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर, वो ब्रेक हो रही है बीच में। ब्रेक हो रही है राहुल, कॉल कर लो मेरे को। सर हाँ आ रही है? हाँ, अब आ रही है। सर आपने बोला था आज शाम की क्लास है। तो मैंने शाम की क्लास सुबह मैसेज कर तो दिया था। सर फिर हम कल, मैं सर एक दिन पहले का प्रोग्राम बना के चलते हैं ना सर। फिर अब सारे बच्चे तो आ गए, तुम नहीं आए बस ऋतिक। सर फिर मैं आज क्लास सर पूरी छुट गई। आज बताओ सर, सारे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंप्लीट हो गया सर। कोई नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें बता दूंगा ऋतिक, डोंट वरी, ठीक है। नॉट टू वरी अबाउट, क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चंस करो, ठीक है। एक बार पढ़ लो, ठीक है, आपको स्पेशली बता दूंगा मैं ऋतिक, डोंट वरी, ठीक है ठीक है। सर। ओके, हाँ, आई एम लीविंग द क्लास and we'll be meeting as soon as possible.